हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ई ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, रिसेंट में जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, उसमें जो सिलेबस होता है, उसके एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम ही होता है। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे हर एक टॉपिक से जो भी पिछले एग्जाम में एमसीक्यू आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं, उसका रिवीजन कराया जा रहा है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो उसी कड़ी में जो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो होगा हॉस्पिटल फार्मेसी से। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो टॉपिक होगा कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। जी हाँ, हॉस्पिटल के अंदर जो कंपाउंडिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हुए या इनकम्पेटिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको हम आज वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। उससे पहले हम बता दें, ये वीडियो एम्स फार्मासिस्ट, ईएसआई फार्मासिस्ट, एससीसीएल, एसएससी, एनसीएल, एनटीपीसी, रेलवे, सिपॉय, एसबीआई, इसरो हॉस्पिटल से लेकर के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी है सब में हेल्पफुल होगा। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू होने वाला है डियर, क्या होगा कि भैया मेडिकेशन विच मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक रेसिपी। क्या पूछा गया? ऐसा मेडिकेशन जो कि प्रिपेयर किया जाना चाहिए बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक रेसिपी और फॉर्मूला, यूजुअली बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल कॉमर्शियली, आर कॉल्ड कंपाउंड, प्राइवेट कंपाउंड, एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड या नन ऑफ द अबव। ऐसी मेडिकेशन, ऐसी दवाएं जो कि किसी रेसिपी, किसी फॉर्मूला को प्रिपेयर करती, किसी फॉर्मूला को फॉलो करके प्रिपेयर की जाती हैं, जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कौन से कंपाउंड कहलाते हैं डियर? उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड, जो कि कॉमर्शियल अवेलेबल नहीं होती लेकिन किसी फॉर्मूला, किसी रेसिपी को फॉलो करके ही बनाई जाती हैं। उसे हम एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंड बोला जाता है, जो कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग एक लीगल या स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत उसको माना जाता है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं अगला एमसीक्यू, ए रिकॉर्ड ऑफ मेडिकेशन कंपाउंडेड इन द फार्मेसी। जी हाँ, जो भी फार्मेसी के अंदर मेडिकेशन ड्रग कंपाउंडेड की गई है उसका जो रिकॉर्ड होगा, उसका जो लेखा जोखा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं डियर? पूछता है क्वेश्चन, बल्क कंपाउंडिंग लॉग, यूल टाइम लॉग या नन ऑफ द अबव। तो उसे हम बोलेंगे डियर बल्क कंपाउंडिंग लॉग। जी हाँ, जो हम बल्क में मेडिसिन को, ड्रग को कंपाउंड करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, फार्मेसी के अंदर, तो वो हमारा बल्क कंपाउंडिंग लॉग, उसका रिकॉर्ड होगा, उसका लेखा जोखा क्या होगा? बल्क कंपाउंडिंग लॉग। इसमें किस चीज का रिकॉर्ड रहेगा? मेनली कौन से इंग्रेडिएंट हमने कंपाउंड किया, अमाउंट कितना यूज हुआ, मैन्युफैक्चरर, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, सारी रिकॉर्ड, सारा लेखा जोखा, सारी डिटेल इसमें इस बल्क कंपाउंडिंग लॉग में लिखी रहती है। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे, जो अगला एमसीक्यू पूछा गया है कि अ फॉर्म दैट ट्रैक्स द मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट कॉल्ड। ऐसा फॉर्म जो कि ट्रैक करता है मेडिसिन को, दवाओं को जो कि पेशेंट में एडमिनिस्टर्ड की जा रही है, की गई है, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे? फॉर्मुलरी बोलेंगे, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बोलेंगे, या पेशेंट रिस्ट बैंड बोलेंगे, या मेडिकेशन एरर रिकॉर्ड बोलेंगे। देखिए, रिस्ट बैंड का कोई यहाँ पे वो बात नहीं आ रही है, मेडिकेशन एरर रिकॉर्ड का भी नहीं आ रहा है, ना फॉर्मुलरी का आ रहा है। फॉर्मुलरी में मेडिकेशन का हिस्ट्री रहता है, दवाओं का विवरण रहता है, लेकिन पूछा गया है कि जो मेडिकेशन पेशेंट में एडमिनिस्टर्ड की जा रही है उस रिकॉर्ड को बोलेंगे हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, पेशेंट के अंदर जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड की जा रही हैं, उनको लगाई जा रही हैं, दी जा रही हैं, उसे पेशेंट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बोला जाएगा। कुछ ऐसा रिकॉर्ड दिखेगा जिसमें हर एक डोज के बाद उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बाय द नर्सेज। ठीक है? फिर हम बात करेंगे अगले एमसीक्यू की। क्या पूछा गया है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गिवन टू पेशेंट थ्रू आईवी लाइन आर नोन एज। जी हाँ, हमारे पेशेंट के अंदर आईवी लाइन, आईवी इंजेक्शन के थ्रू, पेरेंटल के थ्रू जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब न्यूट्रिशन दी जाती हैं, उसे क्या बोला जाता था? क्वेश्चन आता है डियर, पीआरएन ऑर्डर, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, बोथ एनबी या नन ऑफ द अबव। तो उसे हम बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन। क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं कि ऐसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो कि पेशेंट के अंदर आईवी लाइन, आईवी इंजेक्शन, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है जब वो अनकॉन्शियसनेस होता है, तो उसे हम बोलते हैं
टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मेनली जब हमारा जो भी प्रोटीन विटामिन और हमारे कार्बोहाइड्रेट हुए वो एक लिक्विड के फॉर्म में कह लीजिए या सोल्यूशन के फॉर्म में आईवी एडमिक्सचर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है डियर। फिर हम बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अलाउज पेशेंट टू रिसीव मेडिकेशन एज नीडेड। कौन सा ऑर्डर अलाउ करता है पेशेंट को मेडिकेशन रिसीव करने की जब उसे जरूरत पड़ती है? स्टेट ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर, पेरेंटल ऑर्डर या PRN ऑर्डर। तो इसको जान लीजिए आप लोग, PRN ऑर्डर बोला जाता है। जब पेशेंट को मेडिकेशन नीडेड होगा तब वो पेशेंट उस मेडिकेशन को रिसीव करेगा, उसे हम PRN ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है डियर, PRN ऑर्डर बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं डैश। डैश इज द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट रिक्वायर द मेजर्ड एडिटिव ऑफ मेडिकेशन टू अ 50 ml और लार्ज बैग और बॉटल ऑफ IV फ्लूइड। यानी 50 ml या उससे बड़े बॉटल ऑफ IV फ्लूइड के अंदर क्या चीज हमारा क्या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रिक्वायर होता है, मेजर एडिटिव उसमें मिलाने का, उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिक्सचर, सस्पेंशन, IV एडमिक्सचर या इमल्सन। तो उसे हम बोलेंगे IV एडमिक्सचर। जी हाँ, इस IV बॉटल IV फ्लूइड के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा सबस्टांस, जो एडिटिव डाला जाता है उसे हम IV एडमिक्सचर बोलते हैं। IV के अंदर मिक्स किया जाने वाला। ठीक है डियर। यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी एडमिक्सचर जो कि 50 ml या लार्जर बॉटल ऑफ IV फ्लूइड में क्या किया जाता है? ऐड करने का काम किया जाता है। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे अगले एमसीक्यू की। पूछा गया है द ड्रग एडेड टू एन IV सोल्यूशन इज कॉल्ड। जी हाँ, जो ड्रग IV सोल्यूशन में ऐड की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीपिएंट, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज या एडिटिव। तो उसे हम बोलते हैं डियर एडिटिव। जी हाँ, जो ड्रग IV सोल्यूशन के अंतर्गत ऐड की जाती है, डाली जाती है, उसे हम एडिटिव बोलते हैं। क्लियर है। एडिटिव उसे हम बोला जाता है कि कोई भी ड्रग, एक या एक से अधिक ड्रग जो कि IV सोल्यूशन में डाल के फाइनल स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपेयर की जाती है उसे हम एडिटिव बोलते हैं। क्लियर है। अगला एमसीक्यू पूछा गया है IV एडमिक्सचर यानी इंट्रावेनस एडमिक्सचर आर डैश टू विच वन और मोर एडिशनल ड्रग और सोल्यूशन हैव बीन एडेड। जी हाँ, IV एडमिक्सचर किसमें एक या एक से अधिक एडिशनल ड्रग या सोल्यूशन उसमें ऐड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर, सस्पेंशन, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल या लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। तो उसे हम बोलेंगे LVP। जी हाँ, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल क्या होता है? एक ऐसा प्रिपरेशन होता है इंट्रावेनस एडमिक्सचर का जो कि क्या इन्वॉल्व करता है? एडिशन ऑफ वन और मोर ड्रग टू लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल स्टेरॉइड फ्लूइड, है ना, जो कि हमारा दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगला एमसीक्यू पूछा गया है द इंट्रावेनस एडमिक्सचर प्रोडक्ट शुड बी। जो IV एडमिक्सचर प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, जिसमें पार्टिकल, बैक्टीरिया और जो मटेरियल होते हैं उससे फ्री होना चाहिए, या सोल्यूशन होना चाहिए क्लियर, यानी कि सारे मेडिकेशन कंप्लीटली डिसॉल्व होने चाहिए, बोथ A एंड B या नन ऑफ द। तो जहां बात आती है पेरेंट्रल की, स्टेराइल की या IV इंट्रावेनस एडमिक्सचर की, तो वो पेरेंट्रल फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्लीटली डिसॉल्व या क्लियर सोल्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, बोथ A एंड B। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक IV एडमिक्सचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर है। बात करते हैं अगला पूछा गया है द कौन सा रूट is most fastest route for administration because it bypass all body's natural barrier। जी हाँ, most fastest route जो कि सारे बैरियर को बाईपास कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस। जी हाँ, IV डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो जाता है, IM, IO, बोथ एंड बी या IV। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है डियर वो होगा इंट्रावेनस रूट। IV रूट मोस्ट फास्टेस्ट रूट होता है जिसमें डायरेक्टली क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंजेक्ट किया जाता है ना। मोस्ट फास्टेस्ट है क्योंकि ये फर्स्ट पास मोटाविलिज्म और सारे बैरियर को बाईपास करने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला MCQ पूछा गया है एन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन व्हेन एडमिनिस्टर्ड कैन हैव वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस लाइक। यानी कि जो इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड कोई सोल्यूशन होगा जब पेशेंट में एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा तो बहुत सीरियस हमारा परिणाम उसका होगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, जैसे हमारा इन्फेक्शन या इम्बोली या ऑक्लूजन या इनमें से सभी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें वहाँ पे अकर हो सकती हैं अगर कोई प्रिपरेशन, कोई सोल्यूशन इम्प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे इनकम्पैटिबिलिटी से जो क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है?
इनकम्पेटिबिलिटीज में अकर ड्यूरिंग, जी हाँ, जो इनकम्पेटिबिलिटी कितने प्रकार की हुई, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी और थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जब दो ड्रग आपस में क्या होती हैं, इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करती हैं, तो उसका कलर, ऑर्डर, ये सारी चीजें चेंज होता है ना। केमिकल में उसका पीएच चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है। थेरेपेटिक में उसका एक दूसरे का एक्शन एंटागोनिस्ट हो सकता है, सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी दिखा सकता है। तो बात करेंगे इनकम्पेटिबिलिटी किस कारण से अकर हो सकती है, कंपाउंडिंग या फॉर्मुलेशन के दौरान, या मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग के दौरान भी हो सकती है, या डिस्पेंसिंग, स्टोरेज या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के दौरान। जी हाँ, इन सारे स्टेप्स के दौरान इनकम्पेटिबिलिटी आ सकती है किसी भी ड्रग में। इनकम्पेटिबिलिटी अकर हो सकती है ड्यूरिंग द कंपाउंडिंग और फॉर्मुलेशन, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंपेटिबिलिटी आना तय है। यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजिंग के दौरान, कंपाउंडिंग के दौरान, फॉर्मुलेशन के दौरान, डिस्पेंसिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग या एडमिनिस्ट्रेशन तक के दौरान इनकम्पेटिबिलिटी आने की संभावना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पूछा गया है आंसर क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अभी हमने बताया था फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक, कितने प्रकार की हुई डियर, यहाँ पे देख सकते हो 3 प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी होती हैं, फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर है। अगला एमसीक्यू पूछा गया है, द चेंजेस इन द फॉर्मुलेशन इज नीडेड विथ अ कंपाउंड हैविंग इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू टू ओवरकम इनकम्पेटिबिलिटी इज। जी हाँ, कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी कि हम फॉर्मुलेशन में चेंज करें जब हमारा कंपाउंड इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू रखता है ताकि इनकम्पेटिबिलिटी को ओवरकम कर दे, तो उसको हम किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे, एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी, टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी, थेरेपेटिक या नन ऑफ द अबव। तो उसे हम बोलेंगे डियर एडजस्टेड, यानी एडजस्ट किया जा रहा है इक्वल जो हमारे थेरेपेटिक वैल्यू के कंपाउंड है ताकि ओवरकम किया जा सके इनकम्पेटिबिलिटी, तो उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे, अगला एमसीक्यू पूछा गया है कि थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में इंक्लूड फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। जो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है क्या क्या मैनिफेस्टेशन इंक्लूड कर सकती है, जो ड्रग इंटरेक्शन इंक्लूड कर सकती है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, चेंज इन विस्कोसिटी या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो ड्रग इंटरेक्शन और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जी हाँ, ड्रग का इंटरेक्शन हो सकता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो सकता है, जबकि चेंज इन विस्कोसिटी तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जांपल है। क्लियर है डियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया सिनर्जिस्टिक इफेक्ट साथ ही साथ ड्रग का इंटरेक्शन थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में देखा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे अगला एमसीक्यू कि प्रेसिपिटेशन इज विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। जी हाँ, प्रेसिपिटेट हो जाना किस प्रकार का, फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक या नन ऑफ द अबव। जाहिर सी बात है प्रेसिपिटेट हो जाना, कलर चेंज, ऑर्डर चेंज, टेक्सचर चेंज, ये सारे जो हमारे इनकम्पेटिबिलिटी होते हैं वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या हो सकता है, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन, ये सारे फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है। अगला एमसीक्यू, यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक ड्रग लीड्स टू। जी हाँ, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है किस इनकम्पेटिबिलिटी में आएगा डियर, थेरेपेटिक। जी हाँ, थेरेपेटिक, अभी हमने बताया था थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। कोई भी ड्रग एक दूसरे का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कर दे, शो कर दे, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करे, तो वो सारी चीजें थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर है। बात करेंगे जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज अ मेथड ऑफ, किस चीज का मेथड है, फीडिंग द बाईपास द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम देते हैं किसी भी हमारे पेशेंट को, वो क्या करता है, GI2 को बाईपास कर देता है क्या, बिल्कुल सही बात, डायरेक्टली हम पेरेंटली उसको देते हैं। ए स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो कि वेन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिएंट को, सारे न्यूट्रिएंट को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन को वेन्स के थ्रू दिया जाता है। ये भी सही बात है कि भैया टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है। यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति हमारा फीडिंग फ्लूइड बाय माउथ, जी हाँ, अनकॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियसनेस ना हो, मतलब जब माउथ के द्वारा ओरली वो फूड को कंजप्शन नहीं कर सकता, तब उसे हम आईवी के थ्रू जब चीज देते हैं तो क्या वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है। बिल्कुल, ये सारे जो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मेथड है, या सारे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का एक तरह से तरीका है देने का। क्लियर है डियर। बात करेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो कि हमारे वेन्स के थ्रू दिया जाता है, और इसमें हमारा क्या होता है कि बाईपास कर जाता है GIT को। क्लियर है।
फॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर। जी हाँ, यूटेक्टिक मिक्सचर जिसमें लिक्विफेक्शन हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल, केमिकल या थेरेपेटिक या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में जो यूटेक्टिक मिक्सचर, यानी कि जब हमारा इनकम्पेटिबिलिटी आती है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि लिक्विफेक्शन हो जा रहा है, यानी कि पाउडर वगैरह क्या हो जा रहा है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसे हम बोलेंगे फिजिकल। जी हाँ, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड पाउडर हमारा जब मिक्स किए जाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड में, तो एक सॉफ्ट मास वहां पे चिपचिपा सा प्रोड्यूस हो जाता है, यानी लिक्विफेक्शन या यूटेक्टिक मिक्सचर होता है, जिसे हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत देखते हैं। क्लियर है। बात करेंगे अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इंडिकेटर फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी। जी हाँ, टीपीएन थेरेपी का कॉमन इंडिकेटर कौन सा है, कोमा, सिट्रेट, टॉक्सिसिटी एंड बावेल सर्जरी, रीनल फेल्योर, प्रोलॉन्ग इलनेस या गैस्ट्रोक्यूटेनियस फिस्टस या हिपैटिक फेल्योर हो जाता है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेटस और माल अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटरनल थेरेपी होता है तब टीबीएन देते हैं, या फिल्ट्रेशन, मल्टीपल ट्रॉमा और कंडीशन रिक्वायरिंग बावेल रेस्ट के कंडीशन देते हैं। तो हम देख सकते हैं जब हिपैटिक फेल्योर हो जाता है ना, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेटस की कंडीशन होती है, जब माल अब्जॉर्प्शन ऑफ इंटरनल थेरेपी की कंडीशन होती है, उस समय हम क्या देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अगला एमसीक्यू पूछा गया है, व्हाट सबस्टांस आर जनरली एडेड टू टीपीएन। जी हाँ, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में कौन सा सबस्टांस जनरली होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ट्रेस एलिमेंट या विटामिन होता है, एंटी फंगल एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट या विटामिन होगा, इलेक्ट्रोलाइट, एंटीहिस्टामिन्स, एंटागोनिस्टिक एंड विटामिन होगा, या सिट्रेट, प्रिजर्वेटिव या इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन होगा। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी हमारे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में मेनली इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन ही होते हैं, ज्यादातर मात्रा में यही होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हो अमीनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट, है ना, लिपिड इमल्सन, डेक्सट्रोज, ये सारी चीजें हमारा टीपीएन के अंतर्गत उनका कंपोजिशन होता है। फिर हम बात करेंगे अगला एमसीक्यू कि भैया जो रेजिमेन ऑफ टाइम होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ साइक्लिक टीपीएन थेरेपी यूजुअली कितने घंटे का होता है, 2 से 4, 6 से 10, 8 से 12 या 12 से 18 घंटा। तो आपको बता दें जो रेजिमेन ऑफ टाइम होता है टीपीएन थेरेपी को डिलीवर करने का, टीपीएन को डिलीवर करने का, वो होगा 12 से 18 घंटा। जी हाँ, 12 से 18 घंटा उसका टाइम होता है, हावर्स होता है। बात करेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज इन टीपीएन। जी हाँ, टीपीएन के अंदर जो सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होगा, अल्फा ग्लोबुलिन्स, कैसीन अमीनो एसिड, फ्री अमीनो एसिड या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हम बात करेंगे वो होगा फ्री अमीनो एसिड, सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज्ड इन टीपीएन क्या होगा, फ्री अमीनो एसिड। ठीक है डियर। अगला एमसीक्यू, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एरिया फॉर प्रिपेयरिंग टीपीएन। जी हाँ, जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, स्टेराइल पेरेंटल सोल्यूशन, ये सबको प्रिपेयर करने का जो एप्रोप्रिएट एरिया, कहाँ प्रिपेयर करोगे आप, सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट में या लेमिनार फ्लो हुड के अंतर्गत या क्लीन मेडिकेशन रूम में, नर्सिंग डिवीजन में, या पेशेंट के बेड साइड। पेशेंट के बेड साइड पे भी नहीं, सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट पे भी नहीं, यहाँ भी नहीं, आप बात करोगे लेमिनार फ्लो हुड के अंतर्गत। जी हाँ, ताकि वो क्या कर सकता है, हवा से, एयर से क्या करता है, वहां पे जो बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको किल कर सकता है, उसको हटा सकता है, यानी कि लेमिनार कैबिनेट के अंतर्गत। लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समझिए, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जी हाँ, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या क्या चीज होती थी, अमीनो एसिड, फैट, विटामिन या फाइबर, कौन सी नहीं होगी, कौन सी इसमें पूछा है नहीं होगा, तो आप देख सकते हो फाइबर कंटेंट टीपीएन के अंतर्गत नहीं होता, बाकी अमीनो एसिड भी आपने पढ़ा है, विटामिन भी पढ़ा है, फैट भी पढ़ा है, यानी कि ये तरीके से आप देख सकते हो कौन कौन सी चीजें किसमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स या कंपोजिशन में होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इनकम्पेटिबिलिटी से जो पॉसिबल एमसीक्यू आपके फार्मासिस्ट, आने वाले फार्मासिस्ट एग्जाम में आ सकते हैं, उसको इस वाले वीडियो में हमने देखा, जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को, इस टॉपिक को जरूर रिवाइज कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।